तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को 12वीं कक्षा का विषय भूगोल का अध्याय 3, ठीक है, जनसंख्या संगठन। प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को जनसंख्या संगठन अच्छे से समझा दिया था, ठीक है। इसलिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज हम लोग भूगोल का जो तीसरा अध्याय है जनसंख्या संगठन का, इसका आज हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न यदि आप पीडीएफ फाइल में लेना चाहते हैं, कुल प्रश्नों की संख्या लघु में 1 से लेकर के 7 है, ठीक है, 7 प्रश्न है प्यारे बच्चों। यदि इसे आप पीडीएफ फाइल में लेना चाहते हैं और इन 7 में जानना चाहते हैं कि कौन सा प्रश्न बिहार बोर्ड 2022 के एग्जाम में MVVI है या VVI है, तो प्यारे बच्चों इसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ जाएगा हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। सभी विषय का चार्ज मात्र 1000 रुपये है। अत्यधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52, ठीक है प्यारे बच्चों। इस नंबर पे आप हमसे संपर्क करके 12th पेड कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरे साल भर का मात्र 1000 रुपये है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आते हैं पहला प्रश्न पे। आपका पहला प्रश्न है जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए, जब मैं जनसंख्या संगठन पढ़ा रहा था यानी समझाने का कार्य कर रहा था, तो मैंने इस अध्याय में जनसंख्या संगठन आपको अच्छे से समझा दिया था। लिंग अनुपात जो देखिए दूसरा प्रश्न है लिंग अनुपात को भी मैंने समझा दिया था और आपको ये भी बता दिया था कि लिंग अनुपात को कैसे मापा जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आप सभी को महानगर भी बता दिया था कि महानगर किसे कहते हैं, समझाने के तौर पे जब मैं लेक्चर ले रहा था, ठीक है। फिर देखिए साक्षरता दर, हाँ बस प्यारे बच्चों यह छूट गया था, यह मैंने नहीं समझाया था कि साक्षरता दर क्या होता। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन आंसर में समझा देंगे। आयु संरचना भी प्यारे बच्चों मैंने आपको समझा दिया था और ग्रामीण जनसंख्या तथा नगरीय जनसंख्या भी मैंने आपको समझा दिया था कि ग्रामीण जनसंख्या क्या होती है और नगरीय जनसंख्या क्या होती है, ठीक है। फिर उसके बाद लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये भी मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन को तो मैंने समझा दिया था, लेकिन समझने से प्यारे बच्चों काम नहीं चलता है, आपको कॉपी में अच्छे ढंग से लिखना भी पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग कॉपी में जो आंसर जो लिखना है, आपको यही आंसर लिखना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपका पहला प्रश्न निकल करके आता है कि जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। मैंने इसे अच्छे से समझा दिया था लेक्चर वीडियो में। यदि आपने लेक्चर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप अवश्य रूप से लेक्चर वीडियो देख ले, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आपको कॉपी में कैसे लिखना है मैं आपको रीडिंग मार देता हूँ, फिर उसके बाद आपको अच्छे से फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए, जनसंख्या संगठन कहिए, ठीक है, जनसंख्या संगठन कहिए या जनानकीय संरचना कहिए, बात बराबर है, दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए, जनसंख्या संगठन जनसंख्या की उन विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, यानी उन विशेषताओं को बतलाता है, ठीक है, जिसकी माप की जा सके। जिसकी क्या की जा सके? तो प्यारे बच्चों माप, यानी जनसंख्या का जिसका हम लोग माप कर सकेंगे वही आपका जनसंख्या संगठन कहलाएगा। अब प्यारे बच्चों देखिए, जनसंख्या में हम लोग किसका माप कर सकते हैं? तो आयु का, है कि नहीं। आपका आयु क्या है? तो प्यारे बच्चों आपका आयु 16-17 साल का है, यानी कि आप जवान है कि नहीं। लिंग, हम आपको लिंग भी गणना कर सकते हैं, आप मेल हैं कि फीमेल हैं। साक्षरता दर ज्ञात कर सकते हैं, आप कितने शिक्षित हैं, ठीक है, यानी कि पूरे भारत में कितना शिक्षित है। तो इस प्रकार का जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या का अध्ययन करना ही आपका जनसंख्या संगठन कहलाता है, ठीक है। तो आपको कॉपी में किस प्रकार से लिखना है कि जनसंख्या संगठन जनसंख्या की उन विशेषताओं को प्रदर्शित करता है जिसकी माप की जा सके तथा जिनकी सहायता से दो विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के समुदाय में अंतर तथा तुलना की जा सके, ठीक है। अब दो विभिन्न प्रकार का समुदाय क्या है? तो प्यारे बच्चों, एक नर है और दूसरा तो नारी, ठीक है, यानी कि पुरुष और महिला में क्या की जा सके? तो अंतर तथा तुलना की जा सके, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे आयु, ये आयु हो गया, लिंग, साक्षरता, आवास का स्थान तथा व्यवसाय आदि ऐसे महत्वपूर्ण घटक है
जो आदि ऐसे महत्वपूर्ण घटक है जो जनसंख्या के संगठन को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्यारे बच्चों दो नहीं होगा बल्कि जो होगा। क्या होगा? जो। आप लोग कॉपी में सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, कभी कभी टाइप में जो टाइप करने के लिए जिसको देते हैं वो थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है। ठीक है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो देखते रहिए, आपको जो अशुद्धि होगा वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फिर आपको प्यारे बच्चों पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। क्या लिखना है? किसी देश के भावी विकास की योजना। देखिए भावी मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? भावी मतलब होता है भविष्य का, यानी फ्यूचर। ठीक है, यानी किसी देश के फ्यूचर की विकास की योजना को, यानी भविष्य के विकास की योजना को बनाने तथा निश्चित करने में जनसंख्या संगठन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल प्यारे बच्चों होता है। कैसे होता है? देखिए भावी विकास योजना क्या होता है? मान के चलिए मेरे शहर रोसड़ा का साक्षरता दर क्या है? तो नीचा है, यानी कि कम है, यानी कि रोसड़ा के लोग कम पढ़े लिखे हैं, जस्ट लाइक अनपढ़ है। तभी तो सरकार सोचेगा ना कि रोसड़ा के लोग अनपढ़ है तो किस प्रकार से हम रोसड़ावासी को पढ़ाएं, किस प्रकार से हम योजना बनाएं कि रोसड़ावासी 5 वर्षों में कम से कम रोसड़ावासी 90% लोग शिक्षित हो जाए। तो इस प्रकार जो योजना बनेगा वो योजना क्या होगा? तो भावी योजना होगा। ठीक है, तो इसका जो भावी योजना है इसमें कौन सबसे ज़्यादा मदद करता है? तो प्यारे बच्चों वो जनसंख्या संगठन ही है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आपका दूसरा प्रश्न आता है। प्यारे बच्चों देखिए, यदि आपने पेड कोर्स ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि देखिए आपका लघु में तो सिर्फ 7 प्रश्न इसमें है। ठीक है, आपको लगता होगा कि सर तो बहुत कम क्वेश्चन आंसर कराते हैं, मात्र 7 ही कराते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, आपको भूगोल में 2 किताब है और एक में 12 अध्याय है, तो 12 दूना तो 24 अध्याय, तो आपको इसी तरह हो गया। ठीक है, तो देखिए यदि आप पेड कोर्स लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इन 7 में कौन सा प्रश्न एमवीबीआई है, मतलब कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, जिसका फुल गारंटी है कि वह प्रश्न आपके बिहार बोर्ड 2022 एग्जाम में आना ही आना है। तो प्यारे बच्चों इसके लिए आप 12 पेड कोर्स ज्वाइन कर ही लीजिए। पूरे साल का मात्र आपको 1000 रुपये लगेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, यह तीसरा बैच मैं आपको चला रहा हूँ। इससे पहले मैं 19 का बैच चलाया, फिर 20 का और आपका 21 का आपका है। ठीक है, ऑफलाइन तो मैं कई वर्षों से चला रहा हूं। अब प्यारे बच्चों जो दूसरा प्रश्न निकल करके आता है वह प्रश्न है लिंग अनुपात किसे कहते हैं, लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं लेक्चर की वीडियो में आपको समझाया था कि लिंग अनुपात किसे कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि पुरुष और स्त्रियों के अनुपात को ही क्या कहते हैं, तो लिंग अनुपात कहते हैं। ठीक है, और लिंग अनुपात भारत में एक मैंने बताया था कि भारत में कैसा मापा जाता है और दूसरे देशों में कैसे मापा जाता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था। ठीक है, यदि आपने लेक्चर वीडियो नहीं देखा है तो आप अवश्य रूप से देख लीजिए। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्ट हम आते हैं कि आपको कॉपी में किस प्रकार से लिखना है। तो प्यारे बच्चों कॉपी में लिखना है कि देखिए जनसंख्या में पुरुष और स्त्रियों के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। ठीक है, यह पुरुष तथा स्त्रियों के बीच संतुलन का सूचक है। किसका सूचक है, तो संतुलन, यानी कि बैलेंस बनाता है। ठीक है, यह प्रति हजार, ठीक है, यह प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में मापा जाता है। लिंग अनुपात दूसरे जनसांख्यिकीय लक्षणों को प्रभावित करता है, जैसे जनसंख्या की वृद्धि, ठीक है, विवाह दर इत्यादि। ठीक है, अब जो प्यारे बच्चों देखिए यह जो दूसरा प्रश्न है इसमें 2 प्रश्न है। एक हो गया कि लिंग अनुपात किसे कहते हैं और दूसरा लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है। ठीक है, यह दोनों प्रश्न को मैंने जोड़ दिया है। ठीक है, कभी कभी आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा ये वाला प्रश्न कि लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है डायरेक्टली, और कभी कभी लिंग अनुपात किसे कहते हैं। किसे कहते हैं तो बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना है। यदि पूछेगा कि लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है फिर आपको यहाँ से आपको यहाँ तक लिखना है। ठीक है, तो देखिए लिंग अनुपात निम्न सूत्र का प्रयोग करके मापा जाता है। ठीक है, भारत में देखिए, भारत में लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है, तो प्यारे बच्चों देखिए भारत में स्त्रियों की संख्या, किसकी संख्या, तो प्यारे बच्चों स्त्रियों
स्त्रियों की संख्या, फिर भागा करेंगे पुरुषों की संख्या। किससे? तो भागा पुरुषों। देखिए यहाँ पर है ना, भागा है ना, यानी कि स्त्रियों की संख्या भागा पुरुषों की संख्या, फिर इस प्रकार से ऐसे गुना करेंगे, यानी कि गुना 1000। कितना? तो 1000। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, यानी कि स्त्रियों की संख्या भागा पुरुषों की संख्या गुना 1000। इस प्रकार से हम भारत में क्या निकालते हैं? तो प्यारे बच्चों, लिंग अनुपात निकालते हैं। ठीक है, यदि हम दूसरे देशों की बात करें तो यानी कि कुछ देशों में इस प्रकार लिंग अनुपात मापा जाता है। देखिए यहाँ पर नापा है, क्या होगा कि तो मापा जाता है। ठीक है, तो देखिए दूसरे देशों में कैसे मापा जाता है, तो बस अंतर यह हो जाता है कि इस पुरुष का हम ऊपर कर देंगे, यानी कि पुरुषों की संख्या भागा स्त्रियों की संख्या गुने 1000। ठीक है, यानी पुरुषों की संख्या भागा स्त्रियों की संख्या गुने 1000। ठीक है, तो इस सूत्र के माध्यम से प्यारे बच्चे हम लोग लिंग अनुपात को माप सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस दूसरा प्रश्न में आपको कितना प्रश्न हो गया? तो 2 प्रश्न हो गया। एक हो गया कि लिंग अनुपात किसे कहते हैं, और दूसरा हो गया कि लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है। ठीक है, यानी कि 3 क्वेश्चन हो गया। फिर प्यारे बच्चों हम आते हैं तीसरा प्रश्न पे। ठीक है, महानगर किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से याद हो। तो महानगर किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों आसान भाषा में कहिए कि जिस क्षेत्र का जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो जाता है। ठीक है, या यूं कहिए जिस शहर, जिस नगर, ठीक है, जिस नगर का जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो महानगर कहते हैं। ठीक है, तो उत्तर इस प्रकार से आपको लिखना है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को महानगर कहते हैं। भारत में महानगरों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे समय बीतता है महानगरों की जनसंख्या बढ़ रही है, क्योंकि प्यारे बच्चों देश का जनसंख्या बढ़ रहा है। ठीक है, यदि हम बात करें 1909 में, तो देखिए 1909 में पूरे भारत में केवल एक ही शहर था, कलकत्ता, जिसका जनसंख्या 10 लाख से अत्यधिक था। ठीक है, यानी कि 1901 में केवल कलकत्ता ही एकमात्र महानगर था, यानी कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या था। फिर समय बीता, 1901 के बाद 1941 आ गया। ठीक है, 1941 तक कोलकाता तथा मुंबई ही 2 महानगर थे। ठीक है, फिर 10 साल बाद क्या हुआ? परंतु 1951 में इनकी संख्या बढ़ के कितना हो गई? तो 5 हो गई। फिर प्यारे बच्चों 51 से यदि हम 40 वर्ष के बाद बात करेंगे, यानी 1991 में महानगरों की जनसंख्या 23 हो गई। ठीक है, फिर 2001 में इनकी जनसंख्या 35 हो गई। ठीक है, और प्यारे बच्चों महानगरों की 35 हो गई। ठीक है, और प्यारे बच्चों जो महानगरों की जो जनसंख्या है वो बढ़ ही रहा है। यदि हम 2011 की बात करें तो 2011 में महानगरों की संख्या लगभग शायद 53 है या 53 है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखिए महानगरों में देश की कुल नगरीय जनसंख्या क्या होता है? वह जनसंख्या जो नगर में निवास करता है। ठीक है, तो देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 65% भाग महानगर में ही रहता है। कहाँ रहता है? तो महानगर में। ठीक है, अब देखिए भारत में मान के चलिए कि 100% नगरीय जनसंख्या। ठीक है, अब 100% में 65% ऐसा जनसंख्या है जो महानगर में रहता है, यानी कि वह शहर जिसका जनसंख्या 10 लाख से अत्यधिक हो। ठीक है, उसको महानगर कहेंगे। और जैसे ही 10 लाख से कम होगा वह बड़ा शहर होगा, महानगर नहीं कहलाएगा। जैसे आपका देखिए दरभंगा हो गया। ठीक है, दरभंगा, गया, भागलपुर, ये सभी क्या? ये सभी आपका शहर तो है लेकिन महानगर नहीं है, क्योंकि इन नगरों का जनसंख्या 10 लाख से अत्यधिक नहीं है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों प्रश्न आता है कि साक्षरता दर से आप क्या समझते हैं? प्यारे बच्चों आसान भाषा में कहते, एकदम आसान भाषा में, सरल भाषा में, जिस व्यक्ति को सरल कथन, हिंदी का जो आपको जो सरल कथन होता है, यानी कि कोई भी भाषा चाहे हिंदी हो उर्दू हो, ठीक है, सरल कथन पढ़ना और लिखना आ जाए, उस व्यक्ति को हम भारत में साक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साक्षर। ठीक है, तो आपको किस प्रकार से लिखना है? तो प्यारे बच्चों देखिए साक्षरता दर से अभिप्राय 15 वर्ष या इससे अधिक आयु के उन लोगों के प्रतिशत से है जो अपने दैनिक जीवन में अपनी समझ के अनुसार, ठीक है, अपनी समझ के अनुसार कथन को लिख और पढ़ने में यह समर्थ है, यानी कि लिखने और पढ़ने में क्या है? तो समर्थ है। जो व्यक्ति भारत में लिख लेगा, पढ़ लेगा
और 15 वर्ष से अत्यधिक होगा, वो समझ जाइए वो क्या है, वो क्या है, तो वो साक्षर है। ठीक है, साक्षरता दर किसी देश की जनसंख्या का गुणात्मक पहलू है। गुणात्मक मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, तो गुणात्मक मतलब होता है कि गुण बतलाना। ठीक है, गुणात्मक क्या है, तो प्यारे बच्चों गुणात्मक पहलू है। ठीक है, वह देश के आर्थिक सामाजिक विकास का क्या होता है, तो प्यारे बच्चों सूचक होता है। मतलब अब देखिए, जिस देश में साक्षरता दर 100% होगा यानी 100% होगा, तो जाहिर सी बात है कि वह देश विकास करेगा ही करेगा। ठीक है, और जिस देश में साक्षरता दर कम होगा, यानी वहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है कि वे लोग आर्थिक दृष्टि से कमजोर होंगे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट आपका प्रश्न आता है, आयु संरचना का क्या महत्व है। तो प्यारे बच्चों आयु का तो मतलब ही है आयु। अब आयु किसका, तो प्यारे बच्चों जनसंख्या का, है कि नहीं, चाहे वो जनसंख्या लड़की का हो या लड़का का हो, उस जनसंख्या का जब संरचना जब देखेंगे तो आयु संरचना का महत्व क्या है कि उस जनसंख्या में हम लोग क्या करते तो डिवाइड कर देते हैं। उससे पता चलता है कि उस क्षेत्र में कितना युवा है, कितना बुजुर्ग है, कितना बच्चे लोग हैं। ठीक है, तो ये सब हमको कैसे पता चलता है, तो प्यारे बच्चों ये सब हमको आयु संरचना के माध्यम से पता चलता है। और आयु संरचना ही हमें यह बताता है कि किसी भी क्षेत्र में कितने बूढ़े रहते हैं, कितने जवान रहते हैं। आपने सुना होगा ना कि फलना देश में अत्यधिक युवा रहता है, अत्यधिक बुजुर्ग रहता है। ये सभी हमको कैसे पता चलता है, तो प्यारे बच्चों ये सभी हमें आयु संरचना के माध्यम से ही पता चलता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना है, देखिए, आयु संरचना का एक देश में जनांकीय तत्व के रूप में बड़ा महत्व है। आयु संरचना के आधार पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि विभिन्न आयु वर्गों में लोगों का कितना प्रतिशत है। ठीक है, यदि जनसंख्या में 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या अत्यधिक है, यानी जो जनसंख्या है उसमें 0 से लेकर के 14 वर्ग लिखा गया, सॉरी वर्ष होगा, यहाँ पर क्या होगा वर्ष, 0 से 14 आयु वर्ष। ठीक है, कि या सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आयु वर्ग भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि जनसंख्या में 0 से 14 आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है तो आश्रित जनसंख्या का अनुपात ये अधिक होगा। क्या होगा, तो अधिक होगा। देखिए आश्रित जनसंख्या किसे कहते हैं, आश्रित जनसंख्या का मतलब आपका होता है 0 से 14, ठीक है, और 59 से और 60 से अधिक वर्ष का जो लोग होता है उनके जोड़ को ही हम लोग आश्रित जनसंख्या कहते हैं। ठीक है, तो आश्रित जनसंख्या का अनुपात अधिक होता है। इसके कारण आर्थिक विकास क्या हो जाता है, तो प्यारे बच्चों धीमी हो जाता है। यानी कि यूं कहिए कि जनसंख्या यदि युवा रहेगा ही नहीं, बच्चे रहेगा तो विकास कर पाएगा नहीं, या नहीं कर पाएगा तो आर्थिक विकास धीमी पड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए वही यदि 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग में अधिक जनसंख्या होने पर कार्यशील अथवा अर्जक जनसंख्या होने की अधिक संभावना होती है, जो देश के संसाधनों के दोहन करने में सहायक होती है। यूं कहिए कि देश के विकास में काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है, क्योंकि यह आपका एक ऐसा वर्ग है जो देश को काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है, लाभ देता है। ठीक है, अब जैसे ही 60 वर्ष होगा तो लोग बूढ़ा है ना हो जाएगा, तो सरकार उस पर ध्यान देगा कि भाई हमको पेंशन देना है, बूढ़े को सहायता करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए 60 वर्ष के ऊपर के आयु संरचना में बढ़ती हुई जनसंख्या से वृद्धों की देखभाल पर अधिक व्यय होने का संकेत मिलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जनसंख्या के जनांकीय निर्धारक के रूप में आयु संरचना का अध्ययन बहुत ही क्या है, तो महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों छठा प्रश्न आपका है। छठा प्रश्न है, ग्रामीण जनसंख्या तथा नगरीय जनसंख्या में अंतर स्पष्ट करें। प्यारे बच्चों ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, लेक्चर के वीडियो में देख लीजिएगा, इसलिए उत्तर लिखेगा ग्रामीण जनसंख्या तथा नगरीय जनसंख्या में निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर क्या है, तो देखिए देश की कुल जनसंख्या का वह भाग जो गांव में रहता है ग्रामीण जनसंख्या कहलाता है, जबकि देश की कुल जनसंख्या का वह भाग जो छोटे बड़े नगरों में रहता है नगरीय जनसंख्या कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, पहला अंतर हो गया। ठीक है, दूसरा अंतर देखिए, भारत में लगभग 72% लोग गाँवों में रहते हैं, जबकि 28% लोग शहर में रहते हैं। ठीक है,
तीसरा अंतर हो गया, ग्रामीण जनसंख्या का जीवन स्तर निम्न होता है यानी नीचा होता है, जबकि नगरीय जनसंख्या का जीवन स्तर उच्च होता है। ठीक है। चौथा अंतर हो गया, ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर निम्न होती है, ठीक है, जबकि नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर उच्च होती है। प्यारे बच्चों कैसे उच्च होता है? क्योंकि देखिए नगर में क्या होता है, तो उद्योग होता है, रोजगार के अवसर होते हैं, शिक्षाएं होते हैं, अस्पताल होते हैं, तो इसलिए सभी लोग नगर की ओर भागते हैं। सबका ख्वाब होता है कि हम भी बड़े बड़े नगरों में रहें, गगनचुंबी जहां इमारत हो। ठीक है। तो इसलिए जो नगर का जो जनसंख्या होता है उसका वृद्धि तीव्र गति से होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। पांचवा आपका अंतर है, ग्रामीण जनसंख्या के जीविका का मुख्य आधार कृषि होता है, जबकि नगरीय जनसंख्या के जीविका का मुख्य आधार उद्योग धंधे व्यापार तथा सेवाएं हैं। ठीक है। अब प्यारे बच्चों सातवां और आखिरी प्रश्न है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है। मैंने आपको अभी अभी समझाया। ये देखिए ये बहुत ही ज्यादा MBBI प्रश्न है, घूर फिर करके आता है, ये ऐसा प्रश्न है। ठीक है। ऐसा है कि घूर फिर करके चल आता है, इसलिए हम आपको डबल करके लिख दिए। उत्तर देखिए, किसी देश की जनसंख्या में लिंग अनुपात पुरुष और महिलाओं की संख्या के बीच एक संतुलन का सूचक होता है। यह प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में मापा जाता है। ठीक है। लिंग अनुपात निम्न सूत्र का प्रयोग करके मापा जाता है। भारत में स्त्रियों की संख्या भागा पुरुषों की संख्या गुना 1000। ठीक है। तो कैसे लिखना है? देखिए ऐसे लिखना है, स्त्रियों की संख्या भागा पुरुष ऐसे करके फिर गुना करिएगा ऐसे 1000। ठीक है। कुछ देशों में इसे इस प्रकार मापा जाता है, पुरुषों की जनसंख्या भागा स्त्रियों की संख्या गुना 1000। ठीक है। तो प्यारे बच्चों भूगोल का जो तीसरा अध्याय है जनसंख्या संगठन, इसका लघु उत्तरीय प्रश्न आज मैंने समाप्त कर दिया है। कल मैं आप सभी को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराऊंगा। ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप अवश्य रूप से, ठीक है, अवश्य रूप से पेड कोर्स ज्वाइन कर ही ले। अत्यधिक जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 150 45 52। धन्यवाद।